सबको नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़े कोई भी खबरें छूटे ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। द्वारका एक्सप्रेस के हरियाणा खंड का काम दिसंबर तक हो जाएगा पूरा। गुरुग्राम से दिल्ली का सफर होगा और भी आसान। दिल्ली से हरियाणा को जोड़ने वाला द्वारका एक्सप्रेस के निर्माण कार्य को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ गई है। गुरुवार के लिए इस साल के अंत तक यात्रा करना आसान हो सकता है, क्योंकि दिसंबर तक द्वारका एक्सप्रेस के 18.9 किलोमीटर की दूरी का लगभग 70% निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। मतलब साफ है कि द्वारका एक्सप्रेसवे हरियाणा खंड का कार्य इस साल दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। वहीं से एक्सप्रेसवे की परियोजनाओं को लेकर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों ने कहा कि दिल्ली का एक्सप्रेसवे का सेट खंड अगले साल पूरा हो जाएगा। द्वारका एक्सप्रेसवे 29 किलोमीटर का रहेगा, जो दिल्ली के महिपालपुर में NH 48 पर शिव मूर्ति को मिलेनियम सिटी के कई क्षेत्रों के जाते हुए गुरुग्राम में खेड़की दलता को जोड़ा जाएगा। NHAI के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि एक्सप्रेसवे के हरियाणा के हिस्से पर लगभग 70 से 75% तक काम पूरा हो चुका है और हमें उम्मीद है कि हम इस साल के दिसंबर तक इस यात्रियों के लिए खोल देंगे। उम्मीदवारों के नाम को लेकर बीजेपी में मंथन जाने, क्या है कार्यकर्ताओं की मांग। दिल्ली बीजेपी राजेंद्र नगर विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चुनाव करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मतदान 23 जून को होगा, मतगणना 26 जून को होगी। दिल्ली बीजेपी के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि पार्टी आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को हराने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है। चुनाव की तैयारी चल रही है और निर्वाचन क्षेत्र के कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार हो चुकी हैं, लेकिन उनकी केवल एक ही मांग है कि उम्मीदवार स्थानीय और पंजाबी होनी चाहिए, जो राजेंद्र नगर की जनता के अनुकूल हो सके। एक अन्य नेता ने कहा कि नामों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए पहले स्थानीय और पंजाबी के आधार पर कैंडर की भावनाओं को राज्य नेतृत्व के अवगत कराया गया है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति के लिए सिफारिश किए जाने वाले नामों को सूचीबद्ध करने से पहले पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बजयंत जय पांडे, दिल्ली इकाई के अध्यक्ष आदेश गुप्ता और केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने संभावित उम्मीदवारों से मुलाकात भी किया है। गुरुग्राम सांसद राव इंद्रजीत सिंह ने ओल्ड सिटी हॉस्पिटल साइट का किया निरीक्षण, परियोजनाओं की स्थिति पर मांगी है रिपोर्ट। गुरुग्राम के सांसद राव इंद्रजीत सिंह ने मंगलवार को सिविल अस्पताल का निरीक्षण किया। इसके साथ ही दिल्ली में सिविल अस्पताल के नए भवन के निर्माण में लंबे समय से देरी पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए परियोजनाओं की स्थिति की रिपोर्ट की मांग की गई है, जो पिछले 5 सालों से अधिक समय तक अटक रही है। इसके साथ ही सांसद ने अस्पताल की पुरानी बिल्डिंग का भी काम निरीक्षण किया है। इसके साथ ही जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से पूछा कि मौजूदा बिल्डिंग में जल्द से जल्द CT स्कैन और MRIC मशीनों को कार्य शुरू किया जा सकते हैं या नहीं। इस दौरान मीडिया से बात करते उन्होंने कहा कि सिविल अस्पताल एक महत्वपूर्ण सुविधा है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग उपचार के लिए सरकारी अस्पताल पर निर्भर हैं। कोविड के दौरान लोगों को स्वास्थ्य देखभाल के लिए निजी अस्पतालों पर निर्भर रहना पड़ते हैं, जो बहुत महंगे होते हैं। मैं चाहता हूं कि यह अस्पताल उत्तर भारत में बेहतरीन हो। बीजेपी सांसद ने कहा कि इस परियोजना का अनुमान 18 महीने पहले चंडीगढ़ को अनुमोदन के लिए भेज दिया गया था। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और CM अरविंद केजरीवाल में जुबानी जंग तेज, जानिए क्या कहा। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सत्येंद्र जैन की ED द्वारा गिरफ्तारी पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में जुबानी जंग तेज हो गई है। जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी उन्हें फर्जी मामले में फंसाने का आरोप लगा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी आरोप लगाते हुए इस मुद्दे को लेकर पार्टी को घेरने का प्रयास कर रही है। इसी बीच आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इसे लेकर दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल से कई सवाल, जिसका CM ने जवाब भी दिया है। स्मृति ईरानी ने पूछा, केजरीवाल जी, क्या यह सत्य है कि सत्येंद्र जैन ने खुद इनकम डिस्क्लोजर 2016 के तहत घोषणा की थी कि वे 1639 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग में लिप्त है? इसके लिए मध्यम अंकुश जैन और वैभव जैन बने। स्मृति ईरानी ने आगे पूछा कि क्या यह सच है कि मुख्य आयकर आयुक्त ने इस बात को लेकर खारिज कर दिया कि 1639 करोड़ रुपए के असली मालिक न तो अंकुश जैन थे और न ही वैभव जैन, बल्कि सत्येंद्र जैन खुद इस काले धन के मालिक थे। यह दिल्ली के सबसे पुराने रेस्टोरेंट, कोई 60 साल पुराना तो कोई आजादी के पहले से परोस रहे हैं स्वाद। दिल्ली दिल वालों की है तो वहीं दिल्ली खाने वालों को भी है। पुरानी दिल्ली की गलियों से लेकर करोल बाग और कनॉट प्लेस से रेस्टोरेंट और सड़क किनारे के
छोले भटूरे जुबान को ललचा देती हैं। अभी शहर में कई नए रेस्टोरेंट जरूर खुल गए हैं, लेकिन राजधानी में कुछ ऐसे रेस्टोरेंट देश की आज़ादी से पहले के हैं जो कुछ तो आज़ादी के बाद से है, जिसकी लोगों में आज भी धाक जमी हुई है। हम आपको दिल्ली के उन पुराने रेस्टोरेंट के बारे में बताना चाहते हैं जो सालों से आज भी अपनी सेवाएं दे रही हैं। अगर आप टेस्टी नॉनवेज मुगल खाना चाहते हैं तो एक बार जरूर जाना चाहिए। पुरानी दिल्ली के करीम होटल का स्वाद ऐसा है कि यहाँ केवल दिल्ली वासियों को ही नहीं बल्कि देश भर और विदेश से सैलानी भी आते हैं। करीम होटल नॉनवेज मुगल खाने का स्पेशलिस्ट है। रेस्टोरेंट की स्थापना 1913 में जामा मस्जिद में हुई। यहाँ पर परोसे जाने वाला मुगलाई खाना लोगों का दिल जीत लेता है। 10 बार प्रयास के बाद भी कुणाल पास नहीं कर सके यूपीएससी की परीक्षा। अब IAS IPS दे रहे हैं दिलासा। यूपीएससी रिजल्ट बाद जॉब टॉप करने और कामयाब रहने वाले उम्मीदवारों की चर्चा है। वहीं कुणाल विलुड़कर भी चर्चा में आ गए हैं, जो अपने 10 प्रयासों के बावजूद भी यूपीएससी की परीक्षा पास नहीं कर सके। कुणाल ने ट्विटर पर अपनी दर्द भरी दास्तां बयां की तो उसने एक IAS और IPS अधिकारी ने हमदर्दी जताई और दिलासा देते हुए हिम्मत बनाए रखने की सलाह दी है। कुणाल का कहना है कि सिविल सर्विस के लिए उन्हें कुल 10 अटेम्प्ट, 6 मेंस और 4 इंटरव्यू, फिर भी यूपीएससी में उनका चयन नहीं हो सका। अपना दुख जाहिर करते हुए कहते हैं कि किस्मत में अपना जाने क्या लिखा है। उनके ट्वीट पर अब यूपीएससी परीक्षा पास करने वाले छात्राओं की कामयाबी की तरह वायरल हो रही हैं। उनके इस ट्वीट को अब तक 32,000 से अधिक लाइक मिल चुकी हैं। कई IAS अधिकारी समेत हजारों लोगों ने इस पर कमेंट करने के लिए मनोबल बढ़ाने का प्रयास किया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा क्या सरकारी स्कूलों के प्लेग्राउंड आम जनता के लिए खोले जा सकते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार से कहा कि वे दिल्ली के स्कूलों के प्लेग्राउंड आम जनता के लिए खोलने पर विचार कर। इस बार दिल्ली गवर्नमेंट के अलावा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली और केंद्रीय विद्यालय संगठन से भी विचार विमर्श करने को बोला गया है। ये खेल के मैदान बच्चों और स्पोर्ट्स से रुचि रखने वाले आम लोगों के लिए खोले जा सकते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि सुविधा केवल गर्मियों की छुट्टियों के लिए दी जा सकती है। कोर्ट ने इस बात पर गौर किया कि दिल्ली में आम जनता के लिए स्पोर्ट की सुविधाएं न के बराबर हैं और इससे संबंधित अथॉरिटी को इस बारे में विचार करने के लिए कहा गया है। इसके बारे में दिल्ली हाईकोर्ट का कहना है कि कोर्ट इस बात को संज्ञान में लेकर ये बात कर रहे हैं कि शहर में स्पोर्ट की फील्ड और सुविधाएं आम जनता के लिए उपलब्ध नहीं है। इस समस्या का समाधान करने के लिए सरकारी स्कूल और ऐसे ही दूसरे खेल के मैदानों को आम जनता के लिए खोलकर किया जा सकता है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आज आंधी और बारिश की संभावना। राजधानी दिल्ली में सोमवार को 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक की तेज हवाओं के साथ बारिश हुई और इससे काफी नुकसान हुआ है। इस तूफान के बाद मौसम विभाग का कहना है कि बुधवार को दिल्ली में फिर से आंधी आ सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने के साथ अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। इस समय हरियाणा से बांग्लादेश के बीच पूर्व से पश्चिम कम दबाव क्षेत्र बना हुआ है। इस कारण राजस्थान, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में बारिश हो सकती है। स्काईमेट वेदर के उपाध्यक्ष महेश पालवन का कहना है कि आज दिल्ली के कई इलाकों में आंधी के साथ बारिश की संभावना है। मौसम में करवट लेने से तापमान में गिरावट आएगी। बारिश और तेज हवा से दिल्ली में एक हफ्ते तक लू से राहत मिलेगी। वह एक दूसरे अधिकारी का कहना है कि दिल्ली में 2018 के बाद इतना भयंकर तूफान आया था। 2018 में पालवन में हवा की गति 104 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दर्ज की गई थी। तेज गर्मी आर्द्रता के कारण मई और जून महीने में तूफान की संभावना बन रही है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए अब नहीं करना होगा लाखों का खर्चा। आयुष्मान भारत योजना में हुआ शामिल। आयुष्मान भारत योजना के तहत बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी हो सकता है। पहले इस योजना के तहत किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा दी गई थी, जिसे पिछले वर्ष तोड़ दिया गया था। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर शंकर प्रिंस ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि आयुष्मान भारत योजना के तहत अब बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी किया जाएगा। बहुत जल्द इसे शुरू किया जाएगा। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर शंकर प्रिंस ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट काफी महंगा है। इसमें लाखों रुपए का खर्चा आते हैं। इतने महंगे इलाज को सामान्य परिवार नहीं करवा पाते हैं। इसे देखते हुए बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सुविधा इस योजना के तहत दी गई है। अब हड्डी के चोट के रोगी देसी या विदेशी कोई भी इम्प्लांट लगवा सकेंगे। वहीं आपको बता दें कि आयुष्मान भारत योजना के तहत पिछले साल ही किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा दी गई थी। डॉक्टर शंकर पिंजर ने बताया कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत अब हृदय, मानसिक और न्यूरो के इलाज में नए पैकेज शुरू किए गए हैं। दिल्ली में पानी को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, सचिवालय का किया घेराव, देखी तस्वीर। दिल्ली में पानी का संकट गहरा गया है। पानी के मुद्दे को लेकर दिल्ली में आज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सचिव में प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं के हाथ में मटका न लेकर विरोध करते नजर आए। बता दें कि दिल्ली में बीते कुछ दिन पहले से पानी की समस्या बढ़ गई है। कई इलाके में लोगों को भारी परेशानी का सामना करने पड़ रही है। ऐसे लोगों के आज केजरीवाल सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ऐसे में लोगों ने आज केजरीवाल सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि दिल्ली में इस गर्मी से लोगों को पानी नहीं मिल पा रही है। बीजेपी नेता आदेश गुप्ता ने ट्वीट किया, दिल्ली में पानी के बढ़ते संकट को लेकर प्रदर्शन किया। अरविंद केजरीवाल ने पिछले 7.5 सालों में जल बोर्ड को
बर्बाद करने का काम किया है। वे बताया कि 57,000 करोड़ कहाँ गए, सीवर का पानी पीकर बीमार हो रही हैं, तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ केजरीवाल सरकार है। EWS कैटेगरी के छात्राओं को इस तारीख तक मिलेगा एडमिशन, यह है नया आदेश। DG श्रेणी के छात्राओं के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली ने प्राइवेट स्कूलों में इस कैटेगरी के छात्राओं को एडमिशन लेने की अंतिम तारीख आगे बढ़ा दिया है। अब प्राइवेट स्कूलों को इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन और डिसवांटेज छात्राओं को 15 जून 2022 तक एडमिशन देना होगा। सर्कुलर में DO ने साफ तौर पर कहा कि किसी भी कंडीशन में सभी स्कूल को ये नियम मानना होगा। DO की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली शिक्षा निदेशालय DO की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली शिक्षा निदेशालय के आदेश तब देना पड़ा जब उन्हें बहुत से स्कूलों के खिलाफ शिकायतें मिल रही थी। दरअसल बहुत से छात्र जिनका ड्रॉ में चयन हुआ था, जो प्राइवेट स्कूल कई जगहों से एडमिशन देने में आनाकानी कर रहे थे। DO ने अपने आदेश में कहा कि अगर आवेदन पत्र में दिए गए पते पर कैंडिडेट पर रहते हैं तो उसे किसी भी स्थिति में एडमिशन देने से मना नहीं किया जाएगा। इसके पीछे कोई कारण वैलिड नहीं माना जाएगा, जिसमें स्कूल के छात्र के घर की दूरी का नियम, वेरिफिकेशन रिपोर्ट की कोई समस्या जैसी वजहों को आधार नहीं बताया जा सकता है। दोस्तों खबरों का सिलसिला बस नहीं तक। दोस्तों वीडियो जानकारी आपको अच्छा लगा, वीडियो को प्यारा सा लाइक कीजिए। दोस्तों आप दिल्ली निवासी थे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, दिल्ली जुड़ी सारी बड़ी खबरें इस तरह से मिलते रहे। चलिए दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद जय भारत।